क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद आज़ाद भारत में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ हुआ था। ये उस वक्त का पहला ऐसा केस था जिसमें एक अपराधी ने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे उसको ठिकाने लगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट बेला रानी दत्ता मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है कोलकाता के टॉलीगंज नाम के इलाके से। 30 जनवरी 1954 के दिन का सूर्योदय हुआ। सुबह सुबह का वक्त था, अभी दुकानें भी नहीं खुली थीं। सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। अखबार वाले और दूध वाले घरों घरों में अपना सामान सप्लाई कर रहे थे। रोज की तरह ये एक आम दिन की सुबह थी। टॉलीगंज में ही एक शमशान घाट पड़ता है, क्योरतला शमशान घाट। यहीं पर एक सफाई कर्मचारी को पब्लिक टॉयलेट के पास अखबार के कुछ पैकेट्स दिखाई देते हैं। ये पास जाकर उन्हें उठाते हैं कूड़े के ढेर में फेंकने के लिए। वहाँ कुछ 3 पैकेट्स पड़े हुए थे। तीनों को नारियल की रस्सी से बांधा गया था। अब आप बताइए, अगर आपको रोड पर किसी चीज का पैकेट मिले, वो भी पैक्ड, तो आप क्या करेंगे। तो सफाई कर्मचारी ने एक पैकेट को खोल दिया। जैसे ही उसे खोलकर उसमें देखता है, उसकी चीख निकल जाती है। आवाज सुनकर आसपास के कर्मचारी और सुबह टहलने वाले लोग वहां पर आकर देखते हैं कि माजरा क्या है। उन्होंने भी उसे देखा, उनकी भी चीख निकल गई। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को बुला लिया। टॉलीगंज पुलिस के कुछ लोग वहां पर आते हैं, उन पैकेट्स को कब्जे में लेते हैं और एक एक करके खोलते हैं। उन तीनों अखबार के पैकेटों में इंसानी लाश के टुकड़े भरे हुए थे। उसमें दोनों हाथ की हथेलियां थीं, उंगलियां थीं, कलाई और कोहनी को जोड़ने वाली बाह भी थी, यानी 2 हाथों के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। जिस अखबार में इन्हें लपेटा गया था वो वहीं का एक लोकल अखबार था, जुगांतर अखबार। पुलिस इन टुकड़ों को मुर्दा घर में रखवा देती है। इन्हें अब ये भी उम्मीद थी कि आगे और भी टुकड़े मिल सकते हैं। धीरे धीरे दोपहर का समय हुआ। जनवरी में तो ठंड का मौसम होता ही है। धूप खिली हुई थी। लोग काली घाट पार्क में टहल रहे थे। वहीं किसी आदमी को आम के पेड़ के नीचे अखबार के 4 पैकेट्स पड़े हुए मिलते हैं, जो कि नारियल की रस्सी से बंधे हुए थे। ये पार्क उस पब्लिक टॉयलेट से ज्यादा दूर भी नहीं था जहाँ पर वो 3 पैकेट्स मिले थे। अब आपको पता ही है ह्यूमन नेचर। इन्होंने भी उन 4 पैकेट्स में से एक को खोल दिया। जैसे ही उसे खोला और देखा, इनकी भी चीख निकल गई। लोगों की भीड़ वहां पर जमा होने लगी। पुलिस को बुलाया गया। टॉलीगंज पुलिस वहां पर आई और पैकेट्स को देखा। फिर उन्हें उठाकर एक एक करके खोलने लगी। इसमें घुटने से लेकर के पंजे तक के टुकड़े थे, दोनों पैरों के। ये 2 पैकेट्स में मिला। तीसरे पैकेट में एक इंसानी सर मिला, जिसके चेहरे पर काली पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे की ऊपरी चमड़ी को कातिल ने निकाल लिया था ताकि कोई इसे पहचान न सके कि ये लाश किसकी है। चौथे पैकेट में एक भ्रूण मिला, वो भी पूरी तरह से वयस्क, यानी या तो वो पैदा होने वाला था या फिर पैदा हो चुका था। ये आम लोगों के लिए बहुत ही भयानक दृश्य था, क्योंकि इससे पहले तो कोलकाता क्या पूरे भारत में ही ऐसी घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने आसपास छानबीन की, शायद कातिल का कोई सुराग मिल जाए। सुराग तो नहीं मिला, लेकिन एक और अखबार का पैकेट मिल गया। उसी तरीके से नारियल की रस्सी से बंधा हुआ, उसे भी खोला गया। उसमें दोनों पैरों की जांघ का हिस्सा था और एक जांघ पर कोई निशान बना हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई बर्थ मार्क हो। तो पुलिस को टोटल अखबार के 8 पैकेट्स मिल चुके थे, जिसमें से 3 सुबह सुबह पब्लिक टॉयलेट के पास से मिले और बाकी के 5 कालीघाट पार्क में से मिले। सभी के सभी अखबार युगांतर के ही थे। इससे समझ आया कि हो ना हो कातिल यहीं आसपास का ही होगा। 31 जनवरी 1954 को इन सभी टुकड़ों का पोस्टमार्टम हुआ। ये करीब 8 घंटों तक चला। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लाश की जानकारी इकट्ठा करने की, लेकिन ये तो 1954 का दौर था। मेडिकल फील्ड में इतनी तरक्की भी नहीं हुई थी जितनी की आज है। तो पोस्टमार्टम में बस इतना पता चला कि लाश एक महिला की है और वो प्रेग्नेंट थी। चेहरे की कोई पहचान नहीं हो पाई। कान कटे हुए थे, होठों को भी काट लिया गया था, ऊपरी चमड़ी भी नहीं थी। लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने आसपास के दूसरे पुलिस थानों में भी पता किया कि वहां पर कोई मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, हालांकि कुछ भी नहीं मिला। अब दिन बीत रहा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। लाश की पहचान नहीं थी, कातिल का भी कोई अता पता नहीं था, कहीं भी मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं थी। इनके घर वाले भी सामने नहीं आ रहे थे। इसलिए पुलिस ने केस को कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया। अब इस केस को लीड करने वाले थे सामरेंद्र नाथ घोष।
ये अपने समय के एक बहुत ही चालाक और बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान थे। लोग कहते थे कि ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेते थे और जड़ तक जाकर केस को सॉल्व कर देते थे। ये केस इनको सौंप दिया गया। इनके सामने भी ये चैलेंज था, लाश का चेहरा नहीं है, बिना चेहरे के ही इसकी पहचान कैसे करें। इन्होंने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया और सोचते सोचते एक आइडिया निकाला, क्यों ना हम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाएं। चेहरे का नक्शा जैसे जैसे है उसकी सर्जरी करवाकर त्वचा ऊपर लगवाएं, शायद ऐसे चेहरे की डिटेल पता चल जाए। उन दिनों कोलकाता में एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे, डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी। ये कोलकाता के काफी मशहूर डॉक्टर थे। अब साम्रेंद्र घोष जाते हैं डॉक्टर मुरारी के पास, इनसे केस के बारे में बातचीत करते हैं कि ऐसे ऐसे लाश मिली है, ये अंग बरामद हुआ है, क्या आप इसके अंगों के जरिए लाश को एक चेहरा दे सकते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अब डॉक्टर और उनकी टीम लग गई सर्जरी करने में। लाशों के टुकड़ों पर जो चमड़ी थी उन्हें निकाला गया और चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया गया। डॉक्टर और उनकी टीम ने अपनी स्किल और टैलेंट दिखा दिया और चेहरा एक तैयार किया। डॉक्टर खुद भी श्योर नहीं थे कि ये चेहरा विक्टिम से मिलता जुलता है भी या फिर नहीं, लेकिन इतना पता था कि ये काफी हद तक मिलेगा। ये आज़ाद भारत का सबसे पहला ऐसा केस था जिसमें किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लास्टिक सर्जरी का यूज किया गया था। तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक चेहरा सामने आया। उस चेहरे की ढेर सारी फोटोज ली गई, पोस्टर्स बनवाए गए, अखबारों में छपवाए गए, आसपास के पूरे इलाकों में सर्कुलेट कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सामने नहीं आया जो इस तस्वीर को पहचान सके। 30 जनवरी को लाश मिली थी। इन्वेस्टिगेशन करते हुए धीरे धीरे 25 फरवरी आ गया। महीना भर बीत गया था, लेकिन केस को कोई भी लीड नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। रात भर ऑफिसर घोष लगे हुए थे केस को सॉल्व करने में। अब ये केस भी कोई आम तो था नहीं, पहली बार किसी के टुकड़े टुकड़े किए गए थे उसको ठिकाने लगाने के लिए। लोगों में भी गुस्सा और दहशत था। आज के समय में तो इस तरीके का मर्डर आम बात हो गया है, जैसे अनुपमा गुलाटी, श्रद्धा वाकर। खैर, इस स्टोरी पर आए तो केस को महीने भर होने वाले थे। रात दिन घोष और उनकी टीम केस को सॉल्व करने में लगी पड़ी थी, उलझी हुई थी। 25 फरवरी के दिन साम्रेंद्र घोष की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इन्हें सर्दी हो चुका था, खांसी आ रही थी। रात के करीब 9:30 बजे ये अपनी ड्यूटी से घर की तरफ रवाना होते हैं। इन्होंने सोचा कि इतनी खांसी आ रही है, रात भर सो नहीं पाऊंगा, ऊपर से ये केस भी है जो रात को सोने नहीं देता, क्यों ना एक कप सिरप खरीद ही लूं। इन्होंने अपने ड्राइवर से बोला, रास्ते में किसी मेडिकल शॉप पर गाड़ी को रोक देना, एक कप सिरप खरीदना है। थोड़ी दूर चलने पर ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। वहाँ पर 2 मेडिकल शॉप थे, जिसमें से एक अपना शटर बंद कर रहा था और दूसरा दुकान खुला हुआ था। साम्रेंद्र घोष गाड़ी से निकलते हैं और दूसरी वाली मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और एक कप सिरप मांगते हैं। उस दुकान में ज्यादा सामान भी नहीं था। दुकानदार कहता है, सिरप तो नहीं है, क्या आप सर्दी जुकाम की टैबलेट्स लेंगे। घोष कहते हैं, नहीं, मुझे कप सिरप ही चाहिए, मैं अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने दवाओं की दुकान खोल रखी है लेकिन दवाएं क्यों नहीं रखते हो, इतना खाली खाली क्यों है। दुकानदार कहता है, साहब मैं तो एक मामूली देख रेख करने वाला हूँ, मालिक अगर सामान लाएंगे तभी तो हम दुकान में रखेंगे। मेरा बस काम है सुबह में दुकान खोलना, सामान बेचना और रात को बंद कर देना। घोष पूछते हैं, तुम्हारा मालिक कहाँ पर है, उसे बुला कर लाओ। उस दुकानदार ने कहा, मुझे मालिक से मिले हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से वो दुकान पर भी नहीं आए हैं, दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं, माल भी नहीं ला रहे हैं, उन्हें दुकान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। घोष बोले, अच्छा ठीक है, अपने मालिक को बोलो दुकान की देख रेख करें, वरना एक दिन बंद करना पड़ सकता है। इतना कहने के बाद साम्रेंद्र घोष वहाँ से निकल गए। अब दवा मिल नहीं पाई थी, ये घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में ही अचानक से इनके मन में दुकानदार की वो बातें घूमने लगती हैं कि मालिक 1 महीने से गायब है, दुकान की फिक्र नहीं है, दुकान रोड पर है, अगर ये ठीक से ध्यान दें तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। इन्हें याद आता है कि 1 महीने पहले तो एक लाश के टुकड़े भी मिले हुए थे। लाश फीमेल की थी और इस दुकान का मालिक मेल है। 1 महीने पहले लाश मिली थी, 1 महीने पहले से ही मालिक गायब है, दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं। इनके दिमाग में ऐसी बातें घूम रही थीं। अब ये हुआ कि दिमाग में डाउट आ चुका था, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक रात को नींद नहीं आएगी। साम्रेंद्र घोष अपने ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी को मोड़ो और वापस से उस मेडिकल स्टोर पर लेकर चलो। साम्रेंद्र घोष मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। दुकान पर आकर उस नौकर से पूछें, ये बताओ कि तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। नौकर कहता है, बीरेन दत्ता घोष।
साम्रेंद्र घोष कहते हैं उसका एड्रेस बताओ। चूंकि नौकर ने देखा था कि साम्रेंद्र घोष एक पुलिस की गाड़ी से उतरे थे तो उसने सीधे एड्रेस बता दिया। साम्रेंद्र घोष घर जाने के बजाय उस एड्रेस पर जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास कुछ पड़ोसी टहल रहे थे। उनसे पूछा, भाई साहब ये घर किसका है? उन्होंने कहा, बीरेन दत्ता नाम का एक आदमी है, उसी का ये घर है। वो अपने बीवी और एक बच्चे के साथ यहाँ पर रहता था। बहुत दिनों से यहाँ पर ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ पर है। तब तक एक औरत वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने इनकी बातचीत को सुन लिया था और बोला, हाँ साहब वो 30 जनवरी से घर पर नहीं है। इतना सुनते ही ऑफिसर शॉक हो गए और पूछे, आपको एग्जैक्ट डेट कैसे पता है? उस औरत ने कहा, साहब उनकी बीवी गर्भवती थी और 30 जनवरी को वो बोले कि मेरी पत्नी को लेबर पेन हो रहा है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। उन्होंने 2-3 दिन पहले अपने बेटे को मेरे पास छोड़ा था क्योंकि उनकी बीवी बेला रानी घर पर नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। 30 जनवरी को बीरेन मेरे पास आया और बेटे को वापस लेकर चला गया। ऑफिसर ने आगे पूछा, वो अब कहाँ पर होंगे? उस औरत ने कहा, यहीं कहीं उनके जानकार का कोई रहता है। एड्रेस तो मुझे नहीं पता, शायद वो अपनी बीवी को वहीं लेकर गया होगा। उनका बच्चा छोटा था, बीवी की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। बीरेन दुकान पर ही रहता था। हो सकता है कि वो उसे रिश्तेदार के घर पर ही लेकर गया हो। पुलिस वाले लग गए उस रिश्तेदार का पता लगाने में। जैसे तैसे करके वो एड्रेस मिला। वहाँ घर पर कोई भी नहीं रहता था, केवल एक महिला थी और एक बच्चा था। अगर हमने उस औरत से बेला के बारे में पूछा तो शायद बीरेन चौकन्ना हो जाए। अब पुलिस वालों ने उस औरत को बेला क्यों नहीं समझा? क्योंकि इनके पास एक फोटो थी जो लगभग 75% तक परफेक्ट थी, लेकिन उस औरत का चेहरा बिल्कुल भी इससे मैच नहीं कर रहा था। विक्टिम के पैर भी लंबे थे, इसका मतलब वो अच्छी खासी कद काठी की रही होगी, लेकिन ये औरत तो एवरेज कद की थी, इसलिए इस पर कोई भी शक नहीं हुआ। अब साम्रेंद्र घोष ने अपने कुछ ऑफिसर्स सादे कपड़ों में उस घर के आसपास लगा दिए। 25 फरवरी की रात को ये मेडिकल शॉप पर गए थे। 26 फरवरी को एड्रेस मिला और पुलिस वालों को सादी वर्दी में लगाया। पूरा दिन वहीं पर बीत गया। 27 फरवरी को एक आदमी सुबह सुबह ही एक गमछे से मुंह छुपाकर उस घर के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया था और अब ये लोग उसके बाहर आने का वेट करते हैं। कुछ समय बाद वो आदमी बाहर निकलता है। पुलिस वाले सादी वर्दी में थे। ये लोग उसका पीछा करते हैं। एक ऑफिसर ने चिल्लाकर पुकारा, बीरेन दत्ता। वो आदमी रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या आप बीरेन दत्ता हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ, क्या बात है? अब सारे ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया और बोला, हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है, आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद उसे गाड़ी में बिठाते हैं और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स लेकर जाते हैं, जहां पर पहले से ही साम्रेंद्र घोष मौजूद थे। इन्होंने उससे पूछा, आपकी पत्नी बेला कहाँ पर है? पहले तो बीरेन बातों को घुमाता है, लेकिन थोड़ा सा डराने धमकाने के बाद वो टूट जाता है और पूरी कहानी डिटेल में बताता है। जब इसकी उम्र 3-4 साल की थी तो इसकी माँ की मौत हो गई, फिर पिता की भी मौत हो गई। इसकी 2 बड़ी बहनें थीं, इन्होंने इसका देखभाल किया। ये दोनों कोलकाता के बाहर रहती थीं। इनके चाचा बीरेन को अपने घर ले आए। चाचा के बेटे काफी बड़े हो चुके थे। वो बीरेन को बहुत मानते थे, चाचा भी मानते थे, क्योंकि ये बहुत छोटा था और मासूम बच्चा था। अब ये कोलकाता में ही चाचा के घर पर रहने लगा और पढ़ाई लिखाई करने लगा। लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ये फेल हो जाता था। घर वाले पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहता था। फिर ये अपनी दीदी के पास भाग गया, क्योंकि इसे वहाँ पर आज़ादी मिलती थी। कोई रोकता टोकता नहीं था, कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलता था। चूँकि पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च हो रहे थे, इसलिए चाचा के लड़के इसे वापस से अपने घर लेकर आए। इसे काफी समझाया कि अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में वरना पछतावा होगा। चाचा के लड़कों ने बकायदा एक मेडिकल शॉप खोला और पूरे कागजी कार्रवाई के साथ उस दुकान को बीरेन के नाम कर दिया कि ये तुम्हारा है, तुम इसे चलाओगे और अपनी जिंदगी को संभालोगे। ये चचेरे भाई के घर पर ही रहता था। भाई की शादी हो चुकी थी, उनकी एक बेटी थी कमला। अब बीरेन और कमला रिश्ते में चाचा और भतीजी होंगे। काफी हद तक खून का भी रिश्ता था। इनके उम्र में 4 या 5 साल का ही अंतर था। चाचा बीरेन 24 साल के हुए थे और भतीजी केवल 19 साल की ही थी। दोनों एक छत के नीचे रहते थे। धीरे धीरे इनको एक दूसरे से प्यार हो गया। जब इसकी भनक घर वालों को लगी तो इन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया, स्वीकार नहीं किया। इनके मानने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि वो दोनों चाचा और भतीजी थे, खून का रिश्ता था। फिर भी ये दोनों समझते नहीं है और एक दिन चुपचाप से घर छोड़कर निकल जाते हैं नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। कोलकाता में ही इन्होंने एक किराए का कमरा ले लिया और वहीं पर रहने लगे।
मकान मालिक और बाकी के आस पड़ोस के लोगों को बताया कि ये पति पत्नी है, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई थी। कमला बोलती थी कि चलो शादी कर लें, लेकिन बीरेन मना कर देता था। केवल कमला की तसल्ली के लिए बीरेन ने कमला की मांग में सिंदूर भर दिया था और एक मंगलसूत्र पहना दिया था। इनकी ना तो धार्मिक तरीके से शादी हुई थी और ना ही कानूनी तरीके से, फिर भी कमला सोचती थी कि बीरेन ने मांग भर दिया है तो शादी हो गई। बीरेन ने कमला का नाम बदल दिया और उसका नया नाम रखा बेला रानी। दोनों साथ में रहने लगे। बीरेन की मेडिकल शॉप भी अच्छी चल रही थी, दोनों खुश थे। इन्हें एक बच्चा भी पैदा हुआ। अब कमला कह रही है कि हमें इस शादी के बारे में और बच्चे के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन बीरेन बहाना बना रहा था, मना कर रहा था। बीरेन अपनी दीदी के घर आता जाता रहता था। वो भी बीरेन और कमला के रिश्ते का विरोध करती थी, लेकिन फिर भी एक दीदी अपने भाई के लिए माँ के समान होती है। वो इसे उसी तरह से प्यार करती थी जैसे पहले किया करती थी, लेकिन कमला को इसकी पत्नी नहीं मानती थी। इसी दौरान बीरेन की मुलाकात होती है मीरा नाम की एक लड़की से। बीरेन को वो पसंद आ गई और इसकी दीदियों ने ऑफिशियली मीरा से इसकी शादी करवा दी। अब क्या था, इसकी 2 शादी हो गई, 2 बीवियां थीं। पहली तो कमला थी, दूसरी मीरा हो गई। कमला से हाल ही में इसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था। मीरा को कमला के बारे में नहीं पता था और कमला को भी मीरा के बारे में नहीं पता था। बीरेन ने एक और घर किराए पर ले लिया, कमला वाले घर से कुछ ही दूरी पर, और अब से ये दोहरी जिंदगी जीने लगा। ज्यादातर दिन के वक्त ये कमला के साथ रहता था और रात को मीरा के साथ। कमला पूछती कि तुम रात को साथ में क्यों नहीं रहते हो, तो ये कहता कि रात को ही दुकान के दवाइयों की सप्लाई होती है, उसी में मैं बिजी रहता हूँ। इस तरफ मीरा पूछती कि तुम दिन के समय घर पर क्यों नहीं रहते हो, तो ये मीरा से कहता तुमको तो पता ही है कि मेरा एक मेडिकल स्टोर है, उसी में मैं बिजी रहता हूँ। चूँकि दोनों बीवियों को टाइम देना था, इसलिए ये दुकान पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा था और इसीलिए इसने एक नौकर भी रखा। इसी में इसकी दूसरी पत्नी मीरा गर्भवती हो गई, लेकिन डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत हो गई थी। अब मीरा बिल्कुल टूट गई। बच्चे की मौत का इसे बहुत दुख था। उधर कमला का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बीरेन अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब 1953 का समय आ गया। इसी साल में बीरेन को पता चलता है कि इसकी पहली पत्नी कमला गर्भवती हो गई। उनका एक बच्चा पहले से ही था और अब दूसरा आने वाला था। बीरेन के दिमाग में बातें घूमने लग गईं। बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, 2 घर के किराए देने हैं, 2 बीवियों के खर्चे उठाने हैं, एक बच्चे का खर्चा और हो गया है और अब दूसरा बच्चा भी आने वाला है। एक ना एक दिन कमला और मीरा दोनों को एक दूसरे के बारे में जरूर पता चलेगा। इन्हीं सब चिंता में ये डूब चुका था। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। कमला के डिलीवरी का दिन आने वाला था। इन्हीं सब उधेड़-बुन में इसके मन में ख्याल आता है कि मुझे दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाना है। इसे फैसला लेना था कि ये कमला को चुने जिसके लिए इसने अपने घर वालों से बगावत कर ली थी और घर छोड़ दिया था। उसका एक नन्हा सा बेटा भी है और एक दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली है, या फिर मीरा को चुने जिससे इसकी ऑफिशियल शादी हुई है और दीदियों ने इसके और मीरा के रिश्ते को स्वीकारा है। इस बारे में ये काफी सोचता है और मीरा को चुनता है साथ में रहने के लिए। अब कमला से इसे छुटकारा पाना था, उसे रास्ते से हटाना था। 27 जनवरी 1954 रात का समय था। ये कमला के घर पर आया। उस समय बेटा सो रहा था। अभी वो छोटा था, स्कूल नहीं जाता था। कमला को रास्ते से हटाने से पहले इसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। जब कमला प्रेग्नेंट थी तब बीरेन उससे कहता कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा था, उसी ने तुमको प्रेग्नेंट किया है और अब ये बच्चा तुम मुझ पर थोप रही हो। ये बात लेकर बीरेन हमेशा कमला से झगड़ा करता था। जानबूझकर ये कमला और अपने बीच में फूट डाल रहा था। इधर प्लान के अनुसार अपनी दूसरी बीवी मीरा को समझाता है, देखो हमारा बच्चा तो नहीं है, लेकिन हम एक बच्चा गोद लेंगे, उसका ही पालन पोषण करेंगे। ये सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। इसने आगे कहा कि मेरा एक दोस्त था जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसकी पत्नी भी साथ थी, उसकी भी मौत हो गई। उनका एक बेटा है, छोटा ही है, हमें उसको ही गोद ले लेना चाहिए। असलियत तो ये है कि वो बेटा खुद बीरेन और कमला का ही था। बस ये मीरा के दिमाग में एक बात बैठा रहा था कि बच्चे को गोद लेंगे और कमला को रास्ते से हटाने के बाद जब बच्चे को घर लेकर जाए तो मीरा को जवाब न देना पड़े। 27 जनवरी 1954 की रात को बीरेन कमला के घर पर आया और अफेयर वाली बात को लेकर झगड़ा करने लगा। बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। झगड़े के बीच में ही इसने अपनी बीवी को किसी भारी भरकम चीज से दे मारा, फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
जब इसे तसल्ली हो गई कि वो मर चुकी है, तब बीरेन कमरे में रखी अलमारी को खाली करता है, उसमें से कपड़े वगैरह बाहर निकालता है। फिर कमला की लाश को अलमारी में रखकर ताला लगा देता है। इसके बाद वो अपने बेटे के पास आया और सो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये जानता था कि जब कभी भी कमला बाहर जाती थी तो अपनी एक पड़ोसी को अपना बच्चा संभालने के लिए दे देती थी। 28 जनवरी की सुबह हुई। बीरेन उठा और उसी औरत के पास गया जहां पर कमला बच्चे को संभालने के लिए देती थी। इसने उससे कहा, बेला की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्या आप मेरे बेटे को 2-3 दिनों के लिए संभाल सकेंगी? उस औरत ने खुशी खुशी बेटे को अपने पास रख लिया। अब बीरेन अपने मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से अखबार के बंडल ले लेता है। इसे अखबारों का शौक था। उन दिनों न्यूज चैनल भी उतना नहीं हुआ करते थे, अखबार भी रद्दी में बिक जाता था। बीरेन जो अखबार पढ़ता था उसे सुरक्षित रख लेता था। वहीं से इसने एक बंडल अखबार का उठाया, नारियल की रस्सियां खरीदी, प्लास्टिक की थैलियां ली, चाकू छुरे भी खरीदे। इसने खरीदारी दोपहर के बाद शुरू किया, क्योंकि इसे मीरा को सुबह में टाइम भी देना पड़ता था। शाम तक बीरेन सारा सामान खरीदकर कमला के घर पर वापस आया। उसकी लाश को अलमारी से बाहर निकाला और छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। फिर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में रखकर अखबार में लपेट देता और नारियल की रस्सी से बांध देता था। इसे लगा कि लाश से स्मेल आ रही है। फिर ये तैयार हुए पैकेट्स को एक तरफ रखता है और बची हुई लाश को वापस से अलमारी में रख देता है। फिर फर्श को फिनाइल और तेजाब से साफ करता है। इसमें काफी रात हो चुकी थी। इसके बाद वो उसी घर में सो गया। 29 जनवरी की तारीख आई। ये मीरा से मिलने के लिए गया, फिर दुकान पर बैठ गया। शाम के वक्त ये कमला के घर पर वापस से आता है। हत्या को करीब 48 घंटे हो चुके थे। 27 तारीख को इसने हत्या की थी और अब 29 तारीख आ गया था। ये घर पर आता है, फिर से कुछ टुकड़े करता है और उनको अखबार में लपेट कर रस्सी में बांध देता है। फिर उन सभी पैकेट्स को अलमारी में रख देता है और पूरे फर्श की सफाई करता है। रात का समय था। सफाई करने के बाद ये कुछ पैकेट्स को उठाकर एक बैग में रखता है और एक रिक्शे पर बैठकर निकल पड़ता है। ये जाता है टॉलीगंज के इलाके में। वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट के पास सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसने 3 पैकेट्स को वहाँ पर फेंक दिया। फिर ये घर पर आया, बाकी के पैकेट्स को उठाए, एक रिक्शा लिया, काली घाट पार्क में एक पेड़ के नीचे 4 पैकेट्स फेंक देता है। थोड़ी ही दूरी पर उसी पार्क में एक दूसरा पैकेट भी फेंक देता है। कुल 8 पैकेट्स इसने फेंक दिए। फिर घर पर आया और आराम से सो गया। 30 जनवरी की सुबह हुई। ये उसी पड़ोसी के पास जाकर कहता है, थैंक यू, आपने बच्चे का ध्यान रखा। आज बेला की डिलीवरी है, बाकी रिश्तेदार भी वहाँ पर आने वाले होंगे। मैं अब अपने बेटे को ले जा रहा हूँ। इसने बेटे को लिया और मीरा के पास जाकर उसके गोद में रख दिया कि यही वो बच्चा है जिसके माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये पूरी घटना बीरेन दत्ता सामने बैठे साम्रेंद्र घोष को सुनाता है, बताता है। साम्रेंद्र घोष के साथ साथ जो भी उस रूम में बैठा हुआ था, उसकी बातें सुन रहा था, सभी लोग चौंक गए थे। जुर्म तो इसने कबूल कर ली, अब बारी थी सबूत इकट्ठा करने की। जिस हॉस्पिटल में बीरेन कमला को लेकर जाता था, वहां से इसकी पर्ची मिली। जो डॉक्टर पेशेंट के लिए पर्ची बनाते हैं, जिसमें बीमारी की जानकारी और दवाइयाँ लिखी होती हैं, कमला की भी वो पर्ची मिल गई। इससे ये साफ हो गया कि कमला प्रेग्नेंट थी। लाश की पहचान के लिए कमला के घर वालों को भी बुलाया गया। कमला की मां ने बताया कि कमला के बचपन में उसके जांघ के पास चोट लग गया था, जो निशान हमेशा के लिए हो गया था। उन दिनों डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे भारत में। अब मामला गया अदालत में। अलीपुर सेशन कोर्ट में ये मुकदमा शुरू हुआ। सारे सबूत पेश किए गए। जिन डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी की थी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, सबने अपनी अपनी गवाही दी। 1955 में अलीपुर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन दिनों भारत में ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, क्राइम भी उतने हुआ नहीं करते थे, जिसकी वजह से अदालत में भी फैसले बहुत तेजी से होते थे। ऊपर से ऐसा केस जिसे सुनकर पूरे कोलकाता का दिल दहल चुका था। 1955 में सेशन कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि ऐसी हत्या के लिए मौत से कम सजा नहीं लिखी हुई है। बीरेन को फांसी की सजा सुना दी गई। अब इसने हाई कोर्ट में अपील कर दी। वहां पर भी मुकदमा चला। 1955 में ही यहां से भी मौत की सजा दे दी गई, मौत यानी फांसी। अब बीरेन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ से भी इसे निराशा ही हाथ लगी। 1955 का अंत होते होते सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मौत की सजा दे दी थी। किसी ने इस पर कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई। 28 जनवरी 1956, ठीक कत्ल के 2 साल बाद, कत्ल 27 जनवरी 1954 को हुआ था और 28 जनवरी 1956 की सुबह सुबह बीरेन दत्ता को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।